हेलो बच्चों। कंपनीज का बुक टू की थ्योरी में एक सिंपल सा सेक्शन पूछा जा सकता है, सेक्शन 220 यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी। और ये सेक्शन बच्चों मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक पेरेंट्स ने मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि सर मैं भी कॉमर्स साइड से ही बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपने बच्चे से जब पूछा कि वो कंपनी पढ़ रहा है तो चलो डेफिनेशन ऑफ कंपनी बता दो, और वो बच्चा डेफिनेशन ऑफ कंपनी भी नहीं बता पाया। तो थोड़ा सा बड़ा अजीब सा हो जाता है कि कई बार एग्जामिनर भी ऐसे ही सोच रहा होता है कि जिस चीज का मैं एक बड़ा टेस्ट ले रहा हूँ, कंपनी का अकाउंट्स में पढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चा कंपनी की डेफिनेशन भी जानता है। हालांकि डेफिनेशन अब हमारे लिए ज्यादा बड़ा रोल नहीं रहा क्योंकि हमारा पेपर ही एमसीक्यू बेस्ड है। फिर भी एक सिंपल सी लैंग्वेज आप रख लीजिए, कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस। ये एक बड़ी छोटी सी बात मैंने बोली है कि अगर डेफिनेशन के लिए हमें कोई ये बताने की जरूरत है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय या क्रिएटेड बाय लॉ, ये सब बातें हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए। दूसरा, एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 जो है वो कंपनी की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, ये बात भी आप याद कीजिए। और आज एक छोटा सा टॉपिक, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनीज क्या होती है। देखिए, आपको ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वन मार्कर क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे ये ऑप्शन भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, यानी कि वो चार ऑप्शन देगा और बोलेगा इनमें से बताओ कौन सी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। अब अगर इस टाइप का वन मार्कर क्वेश्चन आगे खड़ा हो जाता है तो स्टूडेंट ये कहता है कि सर मुझे उसके लिए तो सारी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, तभी मैं उनमें से रिकग्नाइज कर पाऊंगा। तो यही सोच के ये सिंपल सी वीडियो बनाई गई है। एक ट्रिक के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटे कैसे पता लगाओगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ठीक है, बड़े जल्दी बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। देखिए, इसके लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि अगर एक आईएएस ऑफिसर की अगर हम पीटीएम कराएं, एक आईएएस ऑफिसर की अगर हम पीटीएम कराएं तो हमें पता चलेगा कि एक स्टूडेंट्स की कॉमन लायबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए, आप भी 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको भी अभी तक शायद ये नहीं पता कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है। और एक स्टूडेंट अभी इतने लो लेवल पे बातें फील भी नहीं कर पाता। एक स्टूडेंट को क्या लाइबिलिटीज होनी चाहिए, इसके लिए एक बेटर स्टूडेंट ही होना चाहिए। और आईएएस ऑफिसर से बढ़िया बेटर स्टूडेंट मुझे कोई लगता है नहीं। तो एनीवे, फिलहाल अगर एक आईएएस ऑफिसर की पीटीएम कराई जाए और पीटीएम कराने के बाद एक आईएएस ऑफिसर की कंप्लेंट ढूंढी जाए, एक आईएएस ऑफिसर को एनालाइज करने को आ जाए, तो वो बता सकता है कि कॉमन लायबिलिटीज एक स्टूडेंट्स की क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए ये पढ़ाने के लिए मैं आपको आज यहाँ नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनीज पढ़ा रहा हूं। तो उसके लिए आप लोग ये सिंपल सा एक वर्ड याद कर लीजिए कि अगर एक आईएएस ऑफिसर की, आईएएस ऑफिसर आप कभी नहीं भूलेंगे कि पीटीएम कराया जाए, पीटीएम वर्ड आप फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक फिर से फेस करते आ रहे हैं। कॉमन लाइबिलिटीज का हमें पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट की कॉमन लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे याद करेंगे। आई डिनोट्स फॉर, इसमें आई क्या डिनोट करता है बेटे? आई डिनोट करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। तो कंपनी की पहली कैरेक्टरिस्टिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब आप भी कह सकते हैं कंपनीज क्रिएटेड बाय लॉ, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। हालांकि इससे पहले, जैसे अभी कंपनीज एक्ट 2013 आप लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले कंपनीज एक्ट, अभी आपके लिए जो एक्टिव है वो है कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 एक्टिव हुआ करता था। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ ले कि 2013 से पहले कौन सा एक्ट था। हालांकि ये लॉजिकल है, पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। सीबीएसई इसमें थोड़ा अच्छे लेवल के टेस्ट सेट कर रहा है, तो मे भी ये सिचुएशन आ जाए। तो पहला, आई डिनोट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। सेकंड, ए डिनोट्स फॉर, कह रहे सर ए डिनोट्स फॉर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। देखिए, ये क्या होता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन, ये मैं आपको क्लासेस में डिटेल में बहुत पढ़ा चुका हूं। लेकिन इस समय ये मूवमेंट नहीं है क्योंकि एग्जामिनर वन मार्कर क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं सारी कैरेक्टरिस्टिक, ताकि आप जैसे ही एग्जाम में फंस जाएं तो फटाफट ये बात याद कीजिए इनमें से कौन सा मैच करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। तो कंपनी की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यह है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। कंपनी की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंपनी की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी is a separate, having separate legal entity. Company is a separate legal entity. कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए, हमने आईएएस ऑफिसर से तीन वर्ड ढूंढ लिए, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी।
अब पी से हम क्या रिलेट करें? देखिए पी पे जो रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं, ये एक सेपरेट क्वेश्चन अपने आप में आ सकता है कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। परपेचुअल सक्सेशन, ये अगर हम इस पे बात करें, परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर बात करें, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं। अब पार्टनरशिप में दो पार्टनर में से अगर एक पार्टनर एक्सपायर हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर एक कंपनी के पास मान लीजिए 500 शेयर होल्डर्स हैं और उनमें से कोई एक शेयर होल्डर एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। किसी एक शेयर होल्डर या दो शेयर होल्डर या 10 शेयर होल्डर के जाने से कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी लगातार जिंदा रहती है। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। तो ये वर्ड आपके काम आ सकता है। P denotes for perpetual succession. T denotes for transferability of share. Transferability of share. T denotes for transferability of share. कि क्या कंपनी में ऐसा हो सकता है, जैसे पार्टनरशिप में अगर ए और बी सी तीन पार्टनर हैं, एक पार्टनर कहता है कि मैं 20% शेयर का ओनर हूं और वो चाहता है कि मैं अपना ये शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो पार्टनरशिप में इसकी परमिशन नहीं है जब तक दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट ना दे दें। उसका प्रोसीजर भी फिर पूरा बताया जाता है कि पहले उसको रिटायर होना पड़ेगा, फिर नए पार्टनर का एडमिशन का प्रोसेस होगा, वट एवर, वहां बड़ी फॉर्मेलिटीज है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है बेटे। अगर कंपनी के पास 500 शेयर होल्डर हैं, उनमें से एक शेयर होल्डर ये कहता है कि मैं ये शेयर रखना नहीं चाहता, मैं ये शेयर किसी को थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो यहां पर वो फ्री है। वो अपने ट्रांसफर शेयर कर सकता है विदाउट एनी कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। देखिए ये वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड बनाया है उन्होंने, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। इसका क्या मतलब है? करे सर इसका मतलब ये है कि बच्चों को ये समझाओ करेक्टरिस्टिक कि मैनेजमेंट अलग होती है और ओनर अलग होते हैं। अब मान लीजिए किसी कंपनी के 500 मेंबर्स हैं। अब 500 के 500 मेंबर तो बिजनेस नहीं चला सकते, तो उनके बीच में वोटिंग कराई जाती है कि 500 मेंबर में से उन मेंबर को सिलेक्ट करो जो बिजनेस करेंगे। अब मान लीजिए जो मेंबर 500 मेंबर 10 मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो 10 हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्टर। वो जो डायरेक्टर बेसिकली हैं, जितने भी मेंबर है 500 जो लोग हैं वो कंपनी के ओनर हैं, लेकिन जो 10 डायरेक्टर कंपनी का बिजनेस संभालेंगे वो मैनेजमेंट के नाम से काउंट किए जाते हैं। वो डायरेक्टर जिसमें से उसमें भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेगा वट एवर पूरी मीटिंग, तो वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट हो गए 10 डायरेक्टर जो बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं, और ओनर हो गए 500 के 500। हालांकि इन्हीं 500 में ये 10 भी इंक्लूड होते हैं और इनको सिलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के थ्रू। तो इसलिए मैनेजमेंट और ओनरशिप में डिफरेंस बताया गया है कंपनी के अंदर कि ओनर मेंबर है और जो बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं वो उसके मैनेजमेंट का पार्ट बताया जाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड को हम समझते हैं। फिर समझ लीजिए पीटीएम है, पी डिनोट फॉर परपेचुअल सक्सेशन। मेरी राइटिंग शायद आप लोगों को समझ में ना आ रही हो। टी डिनोट्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एंड एम डिनोट्स फॉर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है कॉमन सील। कॉमन सील ऑफ कंपनी, यानी कि एक तरह की बेटे ये स्टैंप होती है जब कंपनी अपनी स्टैंप, लेकिन इसके बारे में बहुत बढ़िया बात है। कंपनी में, मैं देखिए क्या वर्ड लिख रहा हूं, कंपनी में और मे नॉट अप्लाई कॉमन सील, मे नॉट अप्लाई कॉमन सील। देखिए हो सकता है कंपनी अपनी कोई, ऐसा साफ साफ लिखा है लॉ में कि कंपनी चाहती है कि वो अपनी एक कॉमन स्टैंप कॉमन सील बनाना चाहती है, तो कंपनी बना सकती है। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि अपनी कोई कॉमन सील नहीं रखना चाहती, तो कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि अगर एक बार कंपनी ने ये ऑप्शन ले लिया कि वो अपनी कॉमन सील मेंटेन करना चाहती है, तो उसको अपने हर डॉक्यूमेंट के ऊपर वो कॉमन सील लगानी पड़ेगी। तो फिर उसे वो मेंटेन करना पड़ेगा कि जितने भी कंपनी डॉक्यूमेंट साइन करती है उसके ऊपर वो कॉमन सील होगी, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल चेक। बट एक बार कंपनी ने ऑप्शन लिया तो फिर उसे अपने हर डॉक्यूमेंट पे उसको फॉलो करना पड़ेगा। और एक आखिरी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं बेटा, लायबिलिटी। लायबिलिटी के बारे में एक बढ़िया बात बताई, लिमिटेड लायबिलिटी। कि कंपनी के केस के अंदर जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी को लिमिटेड बताया गया है। मान लीजिए कि ये कंपनी है एक्स वाई लिमिटेड, और इस कंपनी के पास मिस्टर ए के 500 शेयर हैं और उसने एक शेयर 10 रुपए का खरीदा हुआ है। अब देखा जाए तो इसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर रखी है। इस कंपनी ने किसी बैंक से लोन ले लिया और वो लोन का अमाउंट 10 लाख रुपए है। अब हुआ ये कि कंपनी अनेबल टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन, कंपनी के पास पैसा था नहीं, कंपनी लोन नहीं दे पाई। बैंक ओनर के पास आ गया कि सर आपको ये पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर ए कहता है कि ठीक है, मैं इस कंपनी का ओनर जरूर हूं क्योंकि मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन मेरी लायबिलिटी सिर्फ उतने तक ही मानी जाएगी जितने तक मैंने शेयर्स खरीदे हैं।
तो इसने शेयर्स खरीदे हैं 5,000 रुपए के, तो ये इस बैंक को 5,000 तक की लायबिलिटी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इससे ज्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। सो एनीवे, ये मतलब था। मैं ज्यादा डिफाइन डिटेल में नहीं बढ़ा पा रहा, लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ आपके दिमाग में हेडिंग घुसाने हैं किसी भी तरह से, तो बेटा वो हेडिंग आप लोग याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, और इन्हीं में से एग्जामिनर 2-3 किसी एक पे ऊपर क्वेश्चन बना सकता है, जैसे मैनेजमेंट ओनरशिप, परपेचुअल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इस पे बात कर सकता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पर भी बात कर सकता है। तो कैसे याद करेंगे बेटे कि अगर एक आईएएस ऑफिसर की पीटीएम कराई जाए तो हमें एक स्टूडेंट्स की कॉमन लायबिलिटीज पता चल जाती हैं। ये लाइन आप याद कर लीजिए, बात खत्म। एक बार फिर से आपके सामने देता हूं, अगर एक आईएएस ऑफिसर की, ठीक है, पीटीएम कराई जाती है तो हमें एक स्टूडेंट्स की कॉमन लायबिलिटीज का पता चल जाता है। 5 मिनट लगेंगे आपको और आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंपनी बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।